चलो भाई, पॉलिटिकल साइंस का राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे थे कल और हम फैक्ट्स पे आ गए थे। हमने राष्ट्रपति का टॉपिक समझ के एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और शायद आधे फैक्ट्स पढ़ भी लिए थे। बताओ ज़रा किस पेज तक पहुंचे थे? 103 पर। लास्ट ये आईएफएस ऑफिसर वाला पढ़ा था, के.आर. नारायणन। सबसे अच्छा, एपीजे भी पढ़ लिया, ठीक है। एपीजे का बर्थ ईयर क्या था? 1931 और ये एक्सपायर हुए हैं 2015 में। इनका जन्मदिन क्या मनाते हैं हम? स्टूडेंट्स डे। चिल्ड्रंस डे तो है नेहरू जी का, टीचर्स डे है दूसरे राष्ट्रपति का, और इनका बर्थडे मनाते हैं स्टूडेंट्स डे। चलो, कल ये लास्ट पॉइंट पढ़ा था एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला पॉइंट को टिक मार्क करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह जी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने, यानी डायरेक्ट क्या बन गए? राष्ट्रपति। इंडिया में बहुत सारे लोग, अब तक टोटल 14 राष्ट्रपति चल रहे हैं ना, ये काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 5 साल बाद वो क्या बन गए? भारत के राष्ट्रपति। जैसे जो दूसरे राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका? एस राधाकृष्णन। वो 10 साल क्या रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1952 से 62। फिर उसके बाद तो ये राष्ट्रपति बने थे जब पहली बार आपातकाल लगाना पड़ा, इंडो साइनो वॉर हुआ, टीचर्स डे मनाया गया। तो ये नाम है, पेपर में कोई नाम घुमा के देंगे और कहेंगे इनमें से कौन डायरेक्ट राष्ट्रपति बना, पहले उपराष्ट्रपति नहीं बना। तो देखो, पहला राजेंद्र प्रसाद, ये तो बन ही नहीं सकते थे क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति की पोस्ट नहीं थी। नीलम संजीव रेड्डी हमने पढ़ा था, लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, यही है ना नीलम संजीव रेड्डी, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए थे लेकिन हार गए थे, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं। ज्ञानी जैल सिंह जी भी सीएम रहे पंजाब के, फिर राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, ये पढ़ाई लिखाई करने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे, पद्म भूषण और ये मिले इनको, और फिर ये डायरेक्ट बन गए राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल भी देश में उपराष्ट्रपति नहीं रही, और न ही प्रणब मुखर्जी जो पीछे एक्सपायर हुए थे, और जो प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो ये सब पर्सनालिटी हमें पता रखनी है। आगे अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन कौन? जो एज्ड सबसे ज्यादा थे और शेड्यूल कास्ट, लिख लो यहाँ, एससी और एज्ड, पहले शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति, फर्स्ट एससी राष्ट्रपति, और एज्ड थे। किस उम्र के बने थे? 77 के। आगे सिर्फ पढ़ेंगे। 1997 में यूपी में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार कहां लगा है? यूपी में ना, 10 बार। तो 97 सिर्फ पढ़ोगे। 97 में यूपी में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने और सितंबर 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी मंत्रिमंडल की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटाकर संविधान के रक्षक के अपनी भूमिका निभाई थी। तो क्या 356 को लगाने के बारे में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह सकता है? क्या सरकारें गलत यूज करती हैं 356 का? बिल्कुल। जहां केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की अलग है, तो मिसयूज करती हैं। एग्जाम्पल देना दो। पहले जनता पार्टी ने 9 राज्यों में आपातकाल लगाया, जहां किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। फिर कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने सेम चीज को रिपीट किया। चलो आगे देखना, ये हो गया अगला पॉइंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको अंडरलाइन कर लो। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तीसरे, कार्यकाल में मृत्यु। फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति, कार्यकाल के बीच में डेथ। ज्ञानी जैल सिंह जी माइनॉरिटी के हैं, सिख राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी माइनॉरिटी मुस्लिम राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक समुदाय से। तो अल्पसंख्यक मतलब होती है माइनॉरिटी, और तुम्हारे देश में माइनॉरिटी को किसने एक्सप्लेन कर रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान में नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। तो मुस्लिम हैं, फिर अगले सिख हैं, उससे अगले फिर मुस्लिम हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। से आते हुए भी राष्ट्रपति के उच्च पद पर निर्वाचित हुए के.आर. नारायणन, इसको अंडरलाइन कर लो। ऐसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग के थे, पहले शेड्यूल कास्ट, अब जो बैठे हैं ये भी शेड्यूल कास्ट हैं, दूसरे। नेक्स्ट टिक करना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे जो वैज्ञानिक भी थे और साथ ही अविवाहित भी। वैज्ञानिक आज तक एक ही आदमी हुआ है बस, बाकी पढ़े लिखे तो डॉक्टर ढेर सारे थे, ये वैज्ञानिक थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सब जानते हैं। इनकी किताबें कौन सी फेमस हैं? इनकी किताबें हैं विंग्स ऑफ फायर, यही लिख लो इसके पास ही, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया विजन 2020, ये लिखी थी इन्होंने किताबें। 3 फेमस है, और भी हैं लेकिन ये ज्यादा फेमस है, एग्जाम्स में आती हैं। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यंग क्राउड के पढ़ने को सोच के लिखा था कि लोग मोटिवेशन ले सकें इन किताबों से। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया विजन 2020। एपीजे की 3 फेमस किताबें हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द बंच ऑफ लेटर्स नेहरू की है ना, ऐसे इनकी फेमस हैं ये। चलो इसके द विंग्स मतलब पंख, विंग्स ऑफ फायर। आगे पढ़ें इसमें। तुम्हें पढ़ के क्या लग रहा है, कौन सी भाषा में रही होंगी?
एक चीज होती है कॉमन सेंस, है ना, उसमें तुम अपने आप देखो, विंग्स ऑफ फायर कोई संस्कृत में तो लिख नहीं सकता है। चलो आगे पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट देखना, देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल के निर्वाचन के साथ स्वतंत्र भारत में एक इतिहास लिखा गया। राष्ट्रपति पद पर किसी महिला के आसीन होने का। आज तक 14 में से सिर्फ एक औरत इस पद पे बैठी हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इलेक्शन में खड़ी कई बार हुई हैं, लेकिन पहली महिला कौन थी? मनोहरा होलकर। ये कहीं नीचे लिख लो, ये लाइन लिखो, श्रीमती मनोहरा होलकर राष्ट्रपति के चुनाव में पहली महिला उम्मीदवार थी। श्रीमती मनोहरा होलकर राष्ट्रपति के चुनाव में फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी, बस इलेक्ट नहीं हो पाई थी। मनोहरा होलकर। तुमने कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम भी शायद नहीं सुना होगा, बहुत बड़ी महिला थी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। एपीजे जब जीते थे ना, एपीजे जिस इलेक्शन में, इनकी टक्कर में एक महिला खड़ी हुई थी इलेक्शन में, और वो सुभाष चंद्र बोस के टाइम में एक बहुत बड़ी विंग बनी थी। सुभाष चंद्र बोस ग्रेट आदमी थे, इनकी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे गांधी के साथ। इन्होंने गांधी को हमेशा अपना बड़ा भाई माना, लेकिन गांधी को ये कभी से पसंद नहीं थे। इनका तौर तरीके गांधी के कभी समझ में नहीं आए। एज में बड़े थे गांधी, रिगार्ड तो था ही, वे देश की सबसे बड़ी हस्ती। सुभाष चंद्र बोस के कामों के कारण गांधी ने इन्हें कभी पसंद नहीं किया, इनकी स्ट्रैटेजी इनके पल्ले नहीं पड़ी। और एक ऐसा दौर आया जब सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला दे दिया। अंग्रेज सरकार ने कहा भाई यहां दिखे तो मार दिए जाओगे। सुभाष चंद्र बोस जब देश छोड़ के चले गए तो कहीं ये जाके जर्मनी के हिटलर से मिले, कहीं ये रशिया गए स्टालिन से मिले, बड़े बड़े लीडर्स से इनकी बातचीत हुई, और बाद में इन्होंने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसे कहते हैं, क्या नाम था, आजाद हिंद फौज। पहले काम किया था उसके ऊपर 1941 में, 42 में एक आदमी ने, लेकिन वो उतनी ताकतवर फौज नहीं बना पाए जितनी बोस ने बना ली। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, इनके टुकड़ी बनी थी इनकी 4, इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपनी ब्रिगेड बनाई। और देखो इनका बड़प्पन, एक नेहरू ब्रिगेड बनाई, जिन्होंने कि इनके बारे में कभी ये भी नहीं कहा कि भाई रुक जाओ, तुम्हें देश में जरूरत है तुम्हारी और तुम मत छोड़ के जाओ। एक गांधी ब्रिगेड बनाई, जिनके कारण बाद में देश निकाला भी हुआ था। एक इन्होंने अपनी नाम से ब्रिगेड बनाई सुभाष, और एक इन्होंने लड़कियों की ब्रिगेड तैयार की। कैप्टन लक्ष्मी सहगल तो एक महिला है, लेकिन ये लक्ष्मी बाई के नाम पर थी, तो लक्ष्मी बाई रेजिमेंट स्पेशल लड़कियों के लिए जो फौज में जाना चाहती थी, इसमें एक महिला थी उस टाइम पर जिसका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। वो आई, जैसे उस पूरी जो इनकी ब्रिगेड थी इसको लीड किया। यही कैप्टन लक्ष्मी सहगल बाद में एपीजे की टक्कर में लक्ष्मी सहगल इलेक्शन में खड़ी हुई। वो हार गई थी, अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि देखो उस टाइम की एक महिला जिसने सुभाष चंद्र बोस के साथ एक संगिनी के रूप में काम किया, वो यहाँ आके इलेक्शन में, बाद में देश की आजादी के बाद इलेक्शन में खड़ी होती है। हार गई, लेकिन फिर भी बड़ा नाम था। यहीं कहीं लिख लो, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल किसके कंपटीशन में उतरी थी? एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी ब्रिगेड की महिला थी ये? सुभाष चंद्र बोस की 4 ब्रिगेड थी, जिनमें लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो था इनका, इसकी मेंबर थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। चलो आगे पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट तुम्हारे उस काम का ज्यादा नहीं है, उससे अगले पॉइंट पर आना। भारत रत्न से सम्मानित, जब तुम बेसिक बैच में थे तुम्हें मैंने राष्ट्रपतियों का टॉपिक बहुत ढंग से बताया होगा और ट्रिक से बताया होगा कि कैसे इसके भारत रत्न याद रखने हैं। 4 इधर के थे, कौन थे 4 ये? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और कौन था? वीवी गिरी। और 2 इधर के थे, एक एपीजे और एक प्रणब मुखर्जी। तो ये 6 के 6 नाम देखो इसमें है। पहला टिक करना, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, एस राधाकृष्णन 54 उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए, ये पहला भारत रत्न है, लिख लो इनके नाम के पास, राधाकृष्णन के पास फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता। फर्स्ट भारत रत्न, फर्स्ट भारत रत्न वैसे 3 लोगों को मिला था, 3 में ये पहले नंबर पे स्टेज पे गए थे। उसके बाद कौन गए थे? 2 लोगों का और नाम बुलाया गया, एक बार बोर्ड पे देख लो, ये याद रह जाएगा। पहला भारत रत्न किसको मिला है? एस राधाकृष्णन को। इनके साथ 2 नाम और जोड़े गए थे, एक का नाम था सी.वी. रमन और एक का नाम था सी राजगोपालाचारी। यहीं लिख लो ये बात। मान लो एग्जाम में चौथा नाम आया और कहें किसको नहीं मिला था 54 का भारत रत्न, तो 3 को मिला था, तीनों के नाम याद रखना। ये आप जानते हो उस टाइम पे क्या थे भारत के उपराष्ट्रपति, इनकी याद में क्या मनाते हैं हम? टीचर्स डे। सीवी रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स में इनकी खासी पकड़ है, और सीवी रमन वो आदमी है जिसको 1930 में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल, और किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स में। आज भी फिजिक्स पढ़ना नॉर्मल लोगों को टफ लगता है, फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ता। इस आदमी ने फिजिक्स में इतना ज्यादा रिसर्च किया कि दुनिया में इसका नाम गया, और 1930 का नोबेल, इंडिया में पहली बार किसी को फिजिक्स का नोबेल मिला था सीवी रमन को। बाद में आगे जाके इनका भतीजा, इनके भाई का बेटा अपने चाचा के नक्शे कदम पे फिजिक्स में एंट्री करेगा, और उसको इंटरेस्ट ज्यादा पैदा होगा एस्ट्रोफिजिक्स में, और वो एक सीमा बनाएंगे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, और उसका नाम पड़ेगा बाद में 1983 में उनको अवार्ड मिला था, चंद्रशेखर नाम था उनका, चंद्रशेखर। इन्हीं का भतीजा है ये, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, एक
9th क्लास में शायद आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि सूरज के साइज से अगर तारे का साइज इतना गुना बड़ा होगा तो उसका भविष्य कैसा होगा। ये इस आदमी ने बताया था, चंद्रशेखर ने, और नाम दे दिया चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। किसका भतीजा है ये? सीवी रमन का। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जैसे ना साउथ इंडियंस में क्या होता है, अपने दादा परदादा का नाम चलता रहता है आगे, तो कभी अगली पीढ़ी में इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा चंद्रशेखर, इनके भाई ने अपने बेटे का, तो वो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो लिखते हैं ना, वो सीवी रमन का ही भतीजा है। ये इसका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसका सिर्फ नाम है चंद्रशेखर। जैसे एपीजे में इसके पिता और दादा का भी तो नाम आता है, इसका अपना नाम थोड़ी आता है अकेले का। ऐसे ही चंद्रशेखर किसका भतीजा है? सीवी रमन का। सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल मिला है 1930 में, जब आप आजाद भी नहीं हुए, और इनके भतीजे को 1983 में एस्ट्रोफिजिक्स का पहला नोबेल मिला है। ये सब पेपरों में आ चुकी हैं चीजें, कहीं फिजिक्स पूछते हैं, कहीं बायोलॉजी पूछते हैं, कहीं एस्ट्रोफिजिक्स पूछते हैं, कहीं केमिस्ट्री पूछते हैं, तो ये सारे याद करने पड़ते हैं। यहीं लिख लो ये बात, तीनों के नाम लिख लो जिनको पहला भारत रत्न मिला। चंद्रशेखर को लेट मिला है, भारत रत्न नहीं, ये नोबेल की बात कर रही थी मैं। इस आदमी को नोबेल भी मिला है और भारत रत्न भी। कौन से सन का भारत रत्न मिला इन लोगों को? 54 का। तो इसका मतलब सी रमन को पहले नोबेल मिला है, फिर आपने भारत रत्न दिया। ऐसी कई हस्ती हैं हमारे देश में। तीनों के नाम लिख लेना। एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, भारत रत्न मिला। सीवी रमन साइंटिस्ट थे, 1930 का नोबेल मिला। और सी राजगोपालाचारी, ये कौन था राजगोपालाचारी? आजाद भारत का, ये मिटा देती हूँ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ये लिख लो। स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। बाद में ये पोस्ट खत्म कर दी और इस पोस्ट की जगह आ गई थी राष्ट्रपति की पोस्ट। पहला राष्ट्रपति फिर 24 जनवरी, कल परसों शायद बताया भी था, 1950 को बने थे अंतिम बैठक पर। ये लिख लेना इसकी खासियत, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल 1948 से 50 तक रहे थे ये। इसके बाद ये पोस्ट खत्म करके राष्ट्रपति की पोस्ट क्रिएट की गई थी कि अब ये नहीं होगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो तीनों बड़ी हस्ती हैं जिनको पहला भारत रत्न मिला। चलो आगे देखें अगला पॉइंट। जो टीचर बीच बीच में बताते हैं ना, ये सब पॉइंट एग्जाम में आते हैं, इसलिए बताए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखी गई हैं एग्जाम्स में। अगले पॉइंट पर आ जाओ। 6 का नाम पढ़ रहे थे, तो भारत रत्न से सम्मानित पहले राष्ट्रपति राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1962, राधाकृष्णन 54, जाकिर हुसैन 62, यानी 62 में राजेंद्र को भी मिला और जाकिर को भी मिला। उपराष्ट्रपति थे तब जाकिर। वीवी गिरी को मिला 75 में, एपीजे को मिला 97 में, और प्रणब मुखर्जी को मिला 2019 में। जानबूझ के थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए सन दे देंगे और कह देंगे मिलान करो। तो पहला 1954 में मिला, फिर 2 को 1962 में मिला, फिर 1975 में मिला, फिर 1997 में मिला, और फिर कब मिला है? 2019 में। तो देखो 2 3 4 5 6 कोई तो मिला है आज तक। 4 एक तरफ थे और 2 एक तरफ। अगर पहला भारत रत्न कहेंगे तो एस राधा कृष्णन को। ये 2 थे राजेंद्र प्रसाद, और एक कौन था? जाकिर हुसैन। और ये कौन था? वीवी गिरी। ये थे एपीजे और ये थे प्रणब मुखर्जी। सन भी पूछ सकते हैं, पेपर टफ बनाते हैं वो, कंपटीशन इतना ज्यादा है, वो भी क्या करें। अगले पॉइंट पर आ जाओ। ज्ञानी जैल सिंह जी 25 जुलाई 1982 को देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने थे। कौन पीएम थी इस टाइम? इंदिरा गांधी। इंदिरा का मर्डर हुआ था 31 अक्टूबर 84 को। किसने किया था? 2 सिख लोगों ने। कौन से दंगे भड़के थे? सिख विरोधी। अगले पेज पे आ जाओ। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्या इनको भारत रत्न मिला है? कौन से सन का? 62 का। 62 का किस किस को मिला था? और वीवी गिरी को मिला 75 का, एक को मिला 97 का, एक को 2019 का, और सबसे पहले किसको मिला था? राधा कृष्णन को। 62 में 2 को मिला है इकट्ठे, राजेंद्र को भी और जाकिर को भी। 54 में कितनों को मिला था? 3 को। राष्ट्रपति उसमें एक ही बना। 3 कौन थे वो? राधा कृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी। सीवी रमन को और क्या मिला था? नोबेल। कौन से सन का? यानी आजादी से पहले भी हमें नोबेल मिल गए थे। तो हमारे देश में देखो कितने जीनियस दिमाग के लोग थे। वर्ल्ड में हमें पहले मान्यता मिल चुकी थी हमारे यहाँ के लोगों को। अगले पॉइंट पर आ जाओ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। क्या नाम है इस आदमी का? हाँ, अब एक बार बोर्ड पे इसको समझ लो। एम हिदायतुल्लाह, इसको ध्यान से सुन लेना। ये एक ऐसा आदमी है जो भारत की न्यायपालिका का सबसे बड़ा आदमी था। सबसे बड़ी न्यायपालिका में सीजेआई की पोस्ट है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है आजकल? एनवी रमन्ना। ये सीजेआई रहे हिदायतुल्लाह। ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। यहां से रिटायरमेंट की एज होती है 65 साल। उपराष्ट्रपति बनने की कम से कम उम्र है 35 साल। मैक्सिमम का कोई पैरामीटर नहीं है। ये राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन ये 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
एक बार इसलिए बनना पड़ा क्योंकि जाकिर हुसैन एक्सपायर हो गए, वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। जब ये सीजेआई थे ना पहली बार 19 कब की बात है ये 69, तब इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना पड़ा लगभग 1 महीने के लिए। फिर दोबारा 1982 में जब भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी बीमार हुए, वो अमेरिका चले गए कुछ दिनों के लिए इलाज कराने, तब उपराष्ट्रपति की कुर्सी से इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ऐसा तुम्हारे देश में दूसरा कोई आज तक नहीं हुआ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठा रहा हो, जिसने भारत के उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभाली हो और 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया हो। राष्ट्रपति कभी नहीं बने, एक बार मौत के कारण आए थे और एक बार बीमारी के कारण आए थे। जब मौत हुई थी तो कौन था वो आदमी जिसकी डेथ हुई थी? जाकिर। और किसने गद्दी त्याग दी थी? वीवी गिरी। तब ये कार्यवाहक थे और उपराष्ट्रपति थे। 1982 में क्या नाम था इनका? ज्ञानी जैल सिंह जी। ये बीमार होकर अमेरिका गए तो इनको 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ा, 1969 और 1982 में। ये लिखा नहीं है, तुम्हें लिखना है, ये इसी के ऊपर लिख लो, हिदायतुल्ला के ऊपर पेज पे जगह है। एम हिदायतुल्ला 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। एम हिदायतुल्ला 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। पहला लिखो 20 जुलाई 1969 से 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। ब्रैकेट में लिखना सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फिर चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कौन एक्सपायर हो गया? राष्ट्रपति। और कौन हट गया कुर्सी से? उपराष्ट्रपति। तो कुर्सी खाली। नेक्स्ट लिखो 6 अक्टूबर 1982 से 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक, 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक ब्रैकेट में लिखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इस टाइम तुम्हारा प्रेसिडेंट था? ज्ञानी जैल सिंह जी। लिख लो यहां, ज्ञानी जैल सिंह जी अमेरिका गए थे। ज्ञानी जैल सिंह जी अमेरिका। जो पॉइंट जहां रह गया ना उसको छोड़ के जो बोल रही हूं उसको लिख लो, वरना सारे फिर पीछे रह जाएंगे। जहां जो पॉइंट देखो, नोट्स बनाने के ना तरीके होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, पहले पॉइंट पे हैं, टीचर तीसरे पे पहुंच गया, वो पहले के बाद दूसरा, दूसरे में से देखेंगे तीसरा, जो रह गया छोड़ो, जो बोला जा रहा है उसको लिख लो। क्लास के बाद 1-2 पॉइंट जो रह गए बाद में लिख लेना, नहीं तो सारों की खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। ये सब कॉम्प्लेक्स बातें हैं, ये एक दिन में याद नहीं होती, इसलिए पहले बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ, घर जाके पढ़ोगे ना तब ये धीरे धीरे तुम्हें याद होनी स्टार्ट होंगी। तो ऐसी कौन सी हस्ती है जो सीजेआई भी रही, उपराष्ट्रपति भी बना और राष्ट्रपति भी बना? एम हिदायतुल्ला। किन किन के टाइम में इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा? जाकिर हुसैन की मौत, वीवी गिरी का इस्तीफा और ज्ञानी जैल सिंह जी का अमेरिका जाना। ये अकेले हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक। अगले पॉइंट पर आ जाओ। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उपराष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। कितनी बार कार्यवाहक बने? 2 बार। किस किस के टाइम में? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह जी। अगला पॉइंट देखो, डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन राधाकृष्णन? जो पहले क्या थे? जो पहले 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, फिर 5 साल राष्ट्रपति बने, आपातकाल लगाना पड़ा, इंडो साइनो वॉर हुआ और टीचर्स डे मनाते हो, और भारत रत्न प्राप्त करता थे पहले 54 में। अब अंडरलाइन करो, डॉक्टर राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और दोनों ही बार निर्विरोध निर्वाचित, अकेले इलेक्शन में थे। राष्ट्रपति याद है? ऐसा भी था एक जिसका कोई विरोधी नहीं था। कौन था वो? नीलम संजीव रेड्डी। क्या सच में कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था? नामांकन भरा था? भरा था। कितने लोगों ने? 36 लोगों के आसपास थे और वो सारे नामांकन फेल हो गए थे, उनमें कोई कमी रह गई थी। इकलौते ये थे जिनके कागजात पूरे थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने सबके कागज फाइल वापस भेज दी कि आपकी फाइल पूरी नहीं है। ये अकेले थे जिनके कागज पूरे थे, अकेले इलेक्शन में खड़े हुए, तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना तुम्हारा? नीलम संजीव रेड्डी। क्या ये नीलम पहले हार भी गए थे? किससे हारे थे? वीवी गिरी से। वीवी गिरी किसकी मौत के बाद इलेक्शन लड़े थे? जाकिर हुसैन। मरने वाले कितने राष्ट्रपति हैं? 2। जल्दी से टिक करो इसको आगे। तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित। अब अगर राष्ट्रपति आ गया निर्विरोध निर्वाचित तो नीलम, और उपराष्ट्रपति आ गया तो राधाकृष्णन, 10 साल। अगला पॉइंट टिक करो, बीडी जत्थी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। ये आर.एस. पाठक कभी राष्ट्रपति नहीं बने। एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति बने थे क्या? ये कौन से राष्ट्रपति बने थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर लिख लो कार्यवाहक। असली में नहीं बने, 5 साल के, 2 बार काम संभालने आए थे बस। एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक। कृष्णकांत कभी राष्ट्रपति नहीं बने। भैरव सिंह शेखावत नहीं बन पाए। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो कुछ उपराष्ट्रपति हैं जो बेचारे उपराष्ट्रपति की पोस्ट से ही हट गए, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, उपराष्ट्रपति के बाद क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति। भैरव सिंह शेखावत और कौन कौन है? बीडी जत्ती हैं, एम हिदायतुल्ला है, कृष्णकांत है और आर.एस. पाठक है। ये पेपर में आएंगे, ध्यान रखना कि अलग से नाम ना हो। राष्ट्रपति में तुमने कभी पढ़े ही नहीं है। नेक्स्ट टिक करना भाई। क्लास का अपना माहौल ना अच्छा रखो, क्लास में गड़बड़ नहीं करनी किसी को भी। कौन है ये जिसको निद्रा छा रही है? देखो अगला पॉइंट, नेहरू की बात। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब आपके देश के पहले राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
तो ये थोड़े से टिपिकल ब्राह्मण थे, मतलब कट्टर टाइप के ब्राह्मण नहीं होते, राष्ट्रपति के पद पे थे। और एक बार कोई संत महात्मा आए तो वहां पे इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए भी पैरों में उनके में बैठ गए। और वो पिक्चर्स जैसे उस टाइम जैसे आज वायरल होती है ना, तब अखबारों में छपती थी। तो राष्ट्रपति पैरों में बैठे हुए हैं कोई संत महात्मा टाइप के आदमी के, ये अखबारों में छपा। तो इस बात से नेहरू ने थोड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा देखिए आप देश की सबसे बड़ी हस्ती हैं और कोई कितना ही संत महात्मा हो, लेकिन आपको उनके सामने झुकना नहीं है, क्योंकि आप नहीं है, आप देश के प्राइड हैं, देश का गौरव है। कहते हैं कहीं कहीं जाकर ना नेहरू और राजेंद्र प्रसाद का क्लैश हुआ था कई बातों पे, और लंबा नहीं चाहते थे नेहरू ये टिके, लेकिन इनके पीछे बैक स्ट्रांग थी और बहुत सारे लोगों का साथ इनके साथ था। फिर पटेल ने और बाकी लोगों ने नेहरू को समझाया कि जो कुछ भी कर ले, लेकिन देश की इस पोस्ट पर राजेंद्र प्रसाद ही बैठ सकते हैं। और इसीलिए नेहरू के ना चाहते हुए भी कितने साल काट के गए ये, 12 साल। तो देखो अब नेहरू क्या कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ना है, हमें टिक मार्क नहीं करना। नेहरू देखो क्या कहते हैं संविधान सभा में, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता, न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है न शासन करता है। ये उसे महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। तो तुम्हारा राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है या संवैधानिक प्रधान है? इस किताब में सबसे पहले नाम वरीयता सूची है, लिस्ट, जिसमें हम सब लास्ट में है। सबसे लास्ट में लिखा है आम नागरिक। पहले नंबर पे क्या लिखा है? राष्ट्रपति। सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, इसके बाद राज्यपाल, फिर उसके बाद सीरीज है सारी, हम सबसे लास्ट में आती है आम जनता, उसमें सबसे पहला नंबर है इसका। अब आ जाओ राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। तुम्हारे देश में राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। धन विधेयक किसकी मर्जी के बिना पेश हो सकता है क्या? क्या ये वीटो की शक्ति का यूज कर सकता है? ये सब मैंने समझाया हुआ है, सिर्फ किताब में टिक मार्क भर करना है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में सेकंड लाइन टिक करना। तुम्हें जब मैंने ये राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो देखो कुछ चीजें समझाई थी, भाग की बातें कर रहे थे हम, ये भाग पढ़ते पढ़ते हम यहाँ आ गए थे। और भाग के साथ एक टॉपिक क्या था? अनुच्छेद। एक बार दोबारा रिवाइज करें ताकि ये समझ में आए। भाग कितने तक पढ़ लिए थे हमने? 5वें पे तो पढ़ रहे हैं हम। पहले में क्या था? इस एक में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी हरियाणा पुलिस के एक सेट में क्वेश्चन आया था कि किस आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 में। 2 में क्या था? 5 से लेके 11 नागरिकता थी ना, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, वर्ल्ड की नागरिकता की कुछ बातें। 3 में क्या था? 12 से 35 जिसमें मौलिक अधिकार थे। अब ये एचएसएससी ने खूब सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस टॉपिक में से, कुछ सीधे कुछ घुमा फिरा के। 4थे में था 36 से 51 जिसको हम कहते हैं, क्या थे ये? 51 ए बाद में जाके मौलिक कर्तव्य बनेगा। उससे पहले क्या है ये? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको आप कह सकते हैं। भाग 5 कहां से स्टार्ट था? 52 से 151। 100 आर्टिकल की बात हुई थी। और याद करो इसके अध्याय थे, इसके चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे? 5। पहले चैप्टर में कितने तक थे? 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147, 148 से 151। ये अलग अलग क्यों कर रखे थे? क्योंकि सबसे पहले जानकारी थी 3 बड़ी हस्तियों की। कौन कौन थे ये? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम। पीएम है या मंत्रिपरिषद का मुखिया है? मंत्रिपरिषद का मुखिया। तुम्हें 11-11 का अंतर समझाया था मैंने, 52, 63, 74। तो मंत्रिपरिषद की शुरुआत किसमें है? आर्टिकल 74 में। अब ध्यान से देखो, ये 78 पे जहां एंड होगा ना, वहां इन दोनों के रिश्तों की बात है कि राष्ट्रपति पीएम से कौन सी जानकारी मांग सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मुखिया के संबंधों के ऊपर प्रकाश डाला गया है? तो पीएम और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीएम के बीच में क्या रिश्ता, ये क्या कर सकते हैं, इसकी क्या पावर है, ये कौन सी चीजें से पूछ सकता है, कौन से क्वेश्चंस करवा सकता है, ये सब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर किसमें लिखी हुई है? 78 में। वैसे तो 75 के बाद ही इसकी सारी पावर्स हैं, लेकिन 78 स्पेशल एक्सप्लेन करता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पावर को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, इसी के ऊपर है। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में पहला पॉइंट पढ़ो, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में, अंडरलाइन करो, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 78। ये किससे सूचना मांगेगा? एक एक मंत्री से या पीएम से? इसको कोई मतलब नहीं है कौन गृह मंत्री, कौन राज्य मंत्री, कौन उप मंत्री। ये पीएम को बुलाएगा कि सर देश में क्या चल रहा है, जरा जानकारी दीजिए। तो पीएम और राष्ट्रपति के रिश्ते कहां वर्णित हैं? ये इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लो, अपनी आसान सी भाषा में लिखो, राष्ट्रपति और पीएम के संबंध। राष्ट्रपति और पीएम कि भाई ये इससे कौन सी जानकारी, देश की, भाई समाज की, कोई भी जानकारी मांग सकता है। राष्ट्रपति और पीएम के संबंध। तो आर्टिकल 78 में सूचना मांगेगा देश से संबंधी। और क्या? एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट देखना, इसकी सेकंड लाइन टिक करना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। कोई ऐसा राष्ट्रपति याद है जिसने लौटाई हो सलाह? तुम्हें वीटो शक्तियां कराई थी मैंने।
3 वीटो बताई थी। एक वीटो क्या थी? एब्सोल्यूट। और एक क्या थी? पॉकेट वीटो। और एक क्या थी? सस्पेंसिव। पॉकेट में क्या किया था? ना हाँ ना ना, मना नहीं किया। एब्सोल्यूट में क्या कहा था? ना, क्योंकि उनका हक था ना करने का। इसमें क्या किया था? पुनर्विचार। किसने पुनर्विचार के लिए कहा था? उन्होंने एपीजे को दोबारा बनाया ही नहीं, जबकि एपीजे काबिल थे। एपीजे 2, 3, 4 बार बन जाते। भाई एपीजे ने टाइम पीरियड देखा 2002 से 2007 का, और एपीजे गए हैं 2015 में। तो क्या एपीजे 7 से 12 के लिए राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे? बिल्कुल रह सकते थे, लेकिन इन्होंने कौन सी पावर का यूज कर लिया था? सस्पेंसिव। और ये बात उस टाइम की सरकार को पसंद नहीं आई थी, 2006 की सरकार थी ये। चलो इसमें टिक मार्क करेंगे। थर्ड पॉइंट में सेकंड लाइन, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट पे आ जाओ, अंडरलाइन करो। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। क्या सेकंड टाइम में राष्ट्रपति मना कर सकता है? नहीं। तो बस ये सस्पेंसिव वीटो एक ही आदमी ने यूज किया है, एपीजे ने। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। दूसरे लिखा है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेध अधिकार है। क्या वीटो की पावर लिखित में है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 111 में लिखा है राष्ट्रपति कितने भी समय तक फाइल को अपने पास रोक सकता है। हमने उसी को क्या मान लिया कि ये वीटो है। अंडरलाइन करना। संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयक को छोड़कर, पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। नेक्स्ट भी टिक करना। वीटो की ये शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। यानी क्या हो यहाँ? बाध्य। लिख लो यहाँ बाध्य। इसकी बस इतनी पावर है, एक बार मना कर सकता है, या तो पॉकेट वीटो यूज कर ले या तो एक ही बार मना करे। नेक्स्ट टिक करना। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, इसको डबल टिक कर लो, समय सीमा निर्धारित नहीं, इसलिए तो वीटो बना ली हमने, जिसके अंदर ही उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। नेक्स्ट पढ़ लो। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, अंडरलाइन करना, बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। लास्ट लाइन टिक कर लो। कई बार पॉकेट वीटो, डबल टिक कर लो। किसने पॉकेट वीटो यूज किया है? ज्ञानी जेल सिंह जी ने ना। कौन सा विधेयक आया था वो? डाक संबंधी। क्या आज तक कानून बना है? 30 साल प्लस बीत गए, अब तक कानून नहीं बना। अगले पेज पर आ जाओ। विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1986 संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक, डाक संबंधी विधेयक, इस पे यूज किया था। अगले पॉइंट में आ जाओ, यहां लिख लो ज्ञानी जेल सिंह जी। जहां लिखा है पोस्ट ऑफिस विधेयक, यहीं लिख लो ज्ञानी जेल सिंह जी। पॉकेट वीटो का यूज हुआ था इसके लिए। अच्छा अब बताओ, पीएम बनने के लिए कितनी सीटों में से कितनी मिलनी जरूरी होती हैं? तुम्हारी लोकसभा में सीटें कितनी हैं? कितनी मिलनी चाहिए? 272 प्लस, है ना। अब इमेजिन करो किसी भी पार्टी को 150 से ऊपर सीट नहीं मिली। पार्टी है ए बी सी, बड़ी पार्टी, इसको 135 मिल गई, 148 मिल गई, बाकी अदर्स ने ले ली। अब इनमें से सरकार कौन बनाएगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि इनके पास तो बहुमत है ही नहीं। अब ये क्या करेंगे? ये चालाकी चलेंगे और क्या बनाएंगे? अपने गठबंधन। गठबंधन की सरकार में अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या इनके चांसेस हैं सरकार बनाने के? पूरे चांसेस हो जाएंगे। 2-4 को और करके अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये इसके साथ ना आए, छोटी छोटी पार्टी ये कोशिश करे, तो क्या राष्ट्रपति 148 वाले को इनवाइट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। ये बोल नहीं सकता कि इसको क्यों बुलाया, या तो अपना बहुमत सिद्ध कर दे। अगर बहुमत सिद्ध नहीं करता तो राष्ट्रपति को पावर है, जब तीनों अल्पमत में हैं, ये नहीं कह सकता कि मेरी तो 2 सीट फालतू है। चाहे 2 फालतू है तो अल्पमत ही, माइनॉरिटी में हो तो मेजोरिटी में नहीं हो। अब राष्ट्रपति अपने खुद के विवेक का यूज करेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और जिसको मनमर्जी बुला लेगा। दूसरा ब्लेम नहीं कर सकता। इसे कहते हैं राष्ट्रपति की विवेक शक्ति है ये। वो अपने विवेक से, अपने दिमाग से जिसको चाहे बुला ले। एक बार ऐसा हुआ था हरियाणा में, जब ये इनेलो लोकदल की सरकार, इनके पास कम वोट आए थे और कम सीट, और दूसरे के पास कुछ सीटें ज्यादा, दोनों अल्पमत में थे। तो जिसके पास सीटें कम थी उसको बुला लिया, तो इन्होंने जाके फिर उनको एक चांटा जड़ दिया था राज्यपाल को, जबकि राज्यपाल बहुत बड़ी हस्ती होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की इज्जत होती है और ऐसा करना नहीं चाहिए था। यानी अल्पमत में किसकी मर्जी चलती है? राष्ट्रपति की। इसको जल्दी से टिक करेंगे। भैया बीच में बातचीत नहीं करनी, अभी भी इसको होश ही नहीं, अपना बतियाने से इसको फुर्सत नहीं मिली है। बात नहीं करनी आपस में। वो तुम्हारे पीछे वाला जो तुम्हें सीख दे रहे हैं ना, उसकी सीख मत मान, पढ़ ले। चलो 105 पेज पे आ जाओ। औपचारिक रूप से, अच्छा सेकंड पॉइंट देखना, सेकंड लाइन, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसी लाइन में आगे,
अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लो। इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति का विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें, अंडरलाइन करना, जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, यानी कितनी सीट ना मिल पाए, 272 प्लस, तो कहेंगे फिर तो अल्पमत में है। आगे पढ़ लो। इसके अतिरिक्त ये भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता दावा करें कि उन्हें बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? फिर किसका स्वविवेक चलेगा? राष्ट्रपति का, भाई उसकी मर्जी चलेगी। नेक्स्ट करना, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। अब आ जाओ पिछले पेजेस पे जो मैंने छुड़वा दिए थे राष्ट्रपति के। पेज नंबर 96 देखो, कंप्लीट था। 96 और 97 पूरे कंप्लीट है। महाभियोग कंप्लीट समझ में आ गया था सबको? ठीक है, 98 पे आ जाओ। ये नहीं पढ़ाया था, ये अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तब समझ में नहीं आता। पेज 98 पे आओ। सबसे पहली हेडिंग पे आ जाओ, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। अभी हमने बात की पीएम से सारे सलाह मशवरे, सारी बातें कौन पूछ सकता है? कहां लिखा है ऐसा? आर्टिकल 78 में। अब देखो पहला पॉइंट, कार्यपालिका शक्तियां, पहला टिक करना, अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसको अंडरलाइन करो, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट लाइन टिक करना, प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं करता है राष्ट्रपति या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा। इसके अधीनस्थ कौन है? पीएम, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट टिक करो, अनुच्छेद 74, संघीय मंत्रिमंडल जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आगे पढ़ लो। राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह और सहायता, टिक कर लो। पीएम इसको सलाह भी देता है और इसकी सहायता भी करता है। कहने को शक्तियां किसके हाथ की हैं? राष्ट्रपति, लेकिन यूज कौन करता है? पीएम, क्योंकि वही सलाह देगा, वही सहायता देगा। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे संघीय शासन में संबंधित मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। कौन सी सूचना? आरटीआई या पीएम से सूचना? कौन सा आर्टिकल है ये? ठीक है, अगला पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाती है। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत पीएम से जानकारी मांग सकता है? 78। ये पूछेंगे राष्ट्रपति और पीएम के संबंध पर आधारित कौन सा अपना आर्टिकल है? 78। अब नीचे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक करना, सेकेंड लाइन, प्रधानमंत्री लिखा है, देखो इन सबकी नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं इंग्लिश में, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष, और विदेश में राजदूत जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर हैं। बताओ इनमें से तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो अपना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना, लिख लो यहां, जहां लिखा ना उच्चतम न्यायालय, यहां लिख लो एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना ये हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी में देखो महालेखा परीक्षक लिखा है, इंग्लिश में लिखा होगा कैग, ऑडिटर जनरल लिखा है ना, इसका पूरा होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं है ये, कंट्रोलर है, आगे पढ़ाऊंगी इसको। कौन है आजकल ये कैग? कौन है तुम्हारा? गिरीश चंद्र मुर्मू, आईएएस ऑफिसर थे, लिख लो यहां गिरीश, कैग है ये, पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इनका सरनेम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तुम्हारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट टिक करना, यूपीएससी वाला संघ लोक सेवा आयोग, इसका हेड कौन है आजकल? पीके जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, लिख लो यूपीएससी का हेड है प्रदीप कुमार जोशी। सब बड़ी बड़ी हस्ती हैं ये, प्रदीप कुमार जोशी, और इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसलिए इनके हेड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। एन.वी. रमन्ना सीजेआई, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग है, और यूपीएससी के हेड हैं प्रदीप कुमार जोशी, पीके जोशी। चलो ये तो बड़ी बड़ी हस्तियां थी। अगली हेडिंग पे आ जाओ, टिक करो, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक पता है तुम्हें कब बुलाई जाती है? कब बुलाई जाती है? जब डिस्प्यूट हो, किस किस के बीच में? लोकसभा और राज्यसभा। अंडरलाइन कर लो, संयुक्त बैठक। कौन सा आर्टिकल है संयुक्त बैठक का? 108, इसके ऊपर लिख लो अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108, ज्वाइंट सेशन के पास। आगे अंडरलाइन करना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वही तो कैग जो हमने ऊपर लिखा अभी। इसके बाद अगली हेडिंग पे आ जाओ, वैदेशिक क्षेत्र में पहली लाइन टिक करना, भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर। तुमने सुने हैं ये नाम? हर देश में हमारा हाई कमिश्नर है या एम्बेसडर है। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, इनमें क्या अंतर होता है? जो देश कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, महारानी ब्रिटेन के अधीन थे, जैसे मान लो हम और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों पहले गुलाम थे, और किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। जब हमारे यहाँ से एक
बड़ा आदमी यहाँ जाएगा ना, जो सारी चीजों पे नजर रखेगा। जैसे पुराने टाइम में दूत नहीं थे भाई, राजा अपना मैसेंजर भेजता था, और कितनी ही लड़ाई हो, अगर आपने किसी राजा के मैसेंजर को मार दिया तो ये बहुत बेइज्जती आपकी मानी जाएगी। यानी किसी भी देश में अगर कहीं पे कोई एम्बेसडर बैठा है तो उस देश की जिम्मेदारी है, मारकाट मचे तो उस एम्बेसडर को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का एम्बेसडर इंडिया में बैठा हो, अगर उसके ऊपर बात आई ना तो ये पूरे देश की बेइज्जती मानी जाती है। ये एक सोशल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ मैसेज है कि कहीं नुकसान नहीं पहुंचाना। तो हमारे और पाकिस्तान में जब इंडिया से पाकिस्तान कोई जाएगा तो उसको एम्बेसडर ना कह के क्या कहेंगे, ये हमारा हाई कमिश्नर है, उच्चायुक्त कहते हैं। पाकिस्तान से जब कोई एक बड़ा आदमी इस तरह से आएगा जो यहाँ रहेगा, यहीं हमें रहने का, उसको हर देश ने ना अपनी अपनी एम्बेसीज बना रखी हैं, हाई कमिश्नर के ऑफिसेज बना रखे हैं। तो इंडिया ने अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, हर जगह अपना एक एक आदमी भेज रखा है। और ये ज्यादातर आदमी होते हैं जो या तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस टाइप के बड़े रैंक के लोग होते हैं, जिनको डिप्लोमैट्स बोल सकते हैं, जो हर चीज पे तीखी नजर रखते हैं, देश में क्या कुछ चल रहा है। आपके देश में आज के दिन अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर्स बैठे हैं। तो आपने भी भेज रखे हैं हर एक देश में। अब जब दो देश अगर कभी गुलाम थे ब्रिटेन के, तो जब ये भेजते हैं ना आपस में इस तरह, तो हम कहते हैं हाई कमिश्नर गए हुए हैं। और जब वैसे किसी देश में भेजते हैं जो कि गुलाम नहीं था, हम बेशक गुलाम थे कभी, तो हम कहते हैं ये हमारा एम्बेसडर है। तो एम्बेसडर, हाई कमिश्नर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस डिफरेंस ये, अगर गुलाम देश रहे हैं तो उसका नाम हाई कमिश्नर है, और वैसे हैं तो एम्बेसडर है। ये टिक कर लो जल्दी से। तो दूतावासों के लिए राजदूत, इंग्लिश में टिक कर लो इसको, ही अपॉइंट्स एम्बेसडर्स, और वैसे जाएंगे तो हाई कमिश्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट टिक करना। विदेशों से संधियां करते हैं तो राष्ट्रपति का नाम होता है, समझौते होते हैं तो भी राष्ट्रपति का नाम। सैनिक क्षेत्र में शक्ति कर लो, समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के प्रधान कमांडर कौन है, राष्ट्रपति। तीनों का एक एक मुखिया होता है, पता होगा ना ये। फिर उन तीनों का अब पिछले साल से एक जनरल बना दिया जो तीनों का हेड होगा, तीनों का, आर्मी का भी, एयरफोर्स का भी, नेवी का। लेकिन कमांडर इन चीफ कहेंगे तीनों का तो राष्ट्रपति है, वही रहेगा। नेक्स्ट पे आना, विधायी शक्तियां। पहला पॉइंट टिक कर लो, आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। अधिवेशन क्या होते हैं, सेशन। बीएमडब्ल्यू बताया था, क्या था बीएमडब्ल्यू, बजट, मॉनसून, विंटर, 3 सेशन होते हैं ना, तो राष्ट्रपति बुलाता है, यही खत्म करता है। अगले पेज पर आओ, 99 पेज पर। पहला पॉइंट टिक करना, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। जैसे ही शुरू होता है ना, पहला 5 साल बाद साल, तो दोनों को इकट्ठा बुला के भाषण देता है, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। 87 आर्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 99 पेज पर। सेकंड पॉइंट, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में कम से कम कितनी बैठक करनी पड़ती है, 2। हम कितनी करते हैं, 3। हम फरवरी से मई तक करते हैं, जुलाई अगस्त करते हैं, नवंबर दिसंबर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, आर्टिकल 108, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक बुला सकता है। बताओ इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये नहीं है तो, ये भी नहीं है तो, ये भी ना हो तो कभी भी राज्यसभा का सभापति इसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, ये खास ध्यान रखना है। फिर कौन करेगा, फिर राष्ट्रपति एक पैनल बनाएगा 6 आदमियों का, जो उसमें वरिष्ठ होगा वो इसका अध्यक्ष। ये पेपर में आ चुका है इसलिए बताया गया। नेक्स्ट टिक करना, अगला पॉइंट, संयुक्त बैठक के पास लिख लो, लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहित्य, कला, विज्ञान, विशेष सेवा की गई हो, आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में। आर्टिकल 80। अगला पॉइंट काट दो, अब ये नहीं चलेगा क्योंकि ये खत्म हो गया। तुम्हें बार बार मैंने जिक्र करके बताया होगा, एक अमेंडमेंट हुआ था 104वां, याद है सबको। ये SC ST की सीट कंफर्म कर दी अगले 10 साल। कहां पर, लोकसभा। कितनी कितनी सीटें थी, 84 और 47। लेकिन इसी सेम अमेंडमेंट ने आर्टिकल 331 और 333, जो किससे संबंधित था, एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 थे और ये विधानसभा में 1। इनको कह दिया आज के बाद मत बनाना। तो जिनका अपने यहाँ के लोगों को तो फायदा हुआ, 10 साल और सीटें आगे बढ़ गई, लेकिन एंग्लो इंडियन की सीटें खत्म कर दी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगला पॉइंट इसलिए अब काम का नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल भारतीय लिखा है ना, यहाँ लिख दो अब नहीं चलेगा ये एंग्लो इंडियन वाला। कौन से अमेंडमेंट से खत्म किया, 104वां, पिछले साल हुआ था 2020 में, लिख लेना 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा समाप्त। 104वां संविधान संशोधन 104th अमेंडमेंट 2020 जनवरी में समाप्त। अगला पॉइंट पढ़ो, राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्य, अब 14 या 12, अब 12 लिख लो, अब 12, क्योंकि वो 2 एंग्लो इंडियन तो गए। 12 व्यक्ति राज्यसभा से, 2 व्यक्ति लोकसभा, काट दो 2 व्यक्ति लोकसभा। ये 12 कौन होंगे, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स, लिख लो यहाँ एक्सपर्ट्स होंगे। कौन कौन सी फील्ड के,
आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, सिर्फ 4 फील्ड होंगे, बाकी कोई नहीं। इसके बाद आ जाओ विधेयकों पर निषेध अधिकार का प्रयोग, वीटो जिसको हम बोलते हैं। नीचे वीटो तो शायद मैंने पढ़ाया हुआ है सारा, है ना, बस ये लास्ट है वाला वीटो वाला। पहला पॉइंट टिक करना, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। किसके साइन जरूरी हैं? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट टिक करो, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पहली लाइन में पीछे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वो विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना अमेंडमेंट के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी होगी। लिख लो बाध्य है। अब राष्ट्रपति की मर्जी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य है। कौन से विधेयक में? धन या साधारण? कौन से बिल में उसकी पावर चलेगी? मनी बिल। लेकिन मनी बिल में वो पेश करवा के मना नहीं करवा सकता, पहली बार में फिर साइन करेगा। नेक्स्ट पढ़ना, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या नहीं देने के बारे में निर्णय की, अंडरलाइन करो, समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करता है। क्या कहीं लिखा है वीटो? फिर तुमने कैसे एज्यूम कर लिया? आर्टिकल 111, हमने सोच लिया कि वीटो है, अंडरलाइन कर लो, दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं, डबल टिक कर लो, अंतिम नहीं, आर्टिकल टिक करना 111। अब बताओ वीटो कंप्लीट है हमारा? एक बार देखो जरा, पेज 100 कंप्लीट है ना, ये पेपर में आएंगी सारी बातें। इसके बाद 101, 102 कंप्लीट है सारे, 103, 104 विशेषाधिकार पढ़ लिए ना हमने, ठीक है। 105 का टेबल भी पढ़ा रखा है, पहले टेबल पढ़ाया था ना, ठीक है। क्यों टेबल मैंने पढ़ाया था? शायद नहीं पढ़ाया। अच्छा कोई नहीं, जितना जितना अब तक पढ़ा है वही तो टेबल है, फटाफट से टिक कर लो। भारत के राष्ट्रपति का टेबल 105 में पहला अंडरलाइन करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 से 62, संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के पहले राष्ट्रपति। सेकंड टिक करो, राधा कृष्णन 62 से 67, पहले उपराष्ट्रपति। और क्या था पहला, कौन सा प्राइज मिला? भारत रत्न। लिख लो यहाँ, फर्स्ट भारत रत्न 1954, फर्स्ट भारत रत्न। इंडो साइनो वॉर, आपातकाल पहला, फर्स्ट भारत रत्न, इंडो साइनो वॉर, फर्स्ट आपातकाल। आपातकाल अभी एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस में भी पूछा हुआ था, पूछते रहते हैं इनको हमेशा। नेक्स्ट टिक करो, जाकिर हुसैन 67, 69 कार्यकाल में मृत्यु। कितनों की कार्यकाल में मृत्यु हुई है? 2 की, दोनों मुस्लिम थे। नेक्स्ट टिक करना, वीवी गिरी कार्यवाहक, लिख लो, ये टिक कर लो, 69 से 69 लिखा है क्योंकि ये बाद में दोबारा आएगा नाम। पहले कार्यवाहक थे मई से जुलाई, फिर इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। किस पद से? उपराष्ट्रपति। अगला टिक करना, एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जुलाई से अगस्त में। तत्कालीन क्या थे ये? सीजेआई। ये अकेला किस किस पोस्ट पर बैठने वाला आदमी है? सीजेआई, उपराष्ट्रपति और 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला टिक करो, वीवी गिरी। वीवी गिरी को पता है क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट। लिख लो यहाँ, प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट नाम है इनका। कुछ लोग कहते हैं कि वही किया जो पीएम ने चाहा, प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट। आगे टिक करना, वीवी गिरी में 69 से 74 स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते। दूसरे चक्र की मतगणना, दूसरा चक्र क्यों करना पड़ा? क्योंकि मिनिमम कोटा नहीं मिला था, 48% वोट मिले थे, 50 से ऊपर मिलने चाहिए थे। फखरुद्दीन अली अहमद टिक कर लो, 74 से 79 दूसरे कार्यकाल में मृत्यु। यहां लिख लो, सबसे छोटी उम्र में एक्सपायर, सबसे छोटी उम्र तक जीवित जो रहे, सबसे छोटी उम्र में एक्सपायर। अगला टिक करना, बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक बने थे, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। कितने कार्यवाहक आज तक आए हैं? 3। मरे कितने लोग हैं? 2। 3 कार्यवाहक क्यों आए? क्योंकि जब पहले वाला एक्सपायर हुआ तो उपराष्ट्रपति ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, इसलिए हिदायतुल्लाह को आना पड़ा। नीलम संजीव रेड्डी टिक कर लो, 25 जुलाई। ये डेट क्यों टिक मार्क कर रहे हैं हम? इसके बाद जितने आएंगे वो किस दिन ओथ लेंगे? 25 जुलाई। हर एक पे नजर डालोगे, सब 25 जुलाई। टिक कर लो, 25 जुलाई 77। अगला 25 लिखा है ना, 24 है, मतलब 24 को खत्म हो गया था कार्यकाल। निर्विरोध निर्वाचित, 69 में पराजित हुए, अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। कितने साल के? 64। यानी जैल सिंह जी 25 जुलाई 82 से 87, पहले सिख राष्ट्रपति। जेबी वीटो का प्रयोग। अगले पेज पर आ जाओ, आर वेंकट रमन, कितने पीएम्स के साथ काम किया? 4 पीएम्स के साथ। टिक कर लो, 87 से 92। थोड़ा सा उल्टा छप गया, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। 12वें के सामने देखो लिख दिया 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम, काट दो वहां से, 12वें के सामने नहीं लिखना। इसके पास लिख लो 4 पीएम के साथ काम, रामा स्वामी वेंकट रमन। कल मैंने 4 पीएम्स के नाम भी बताए थे तुम्हें, क्या नाम था? राजीव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। अभी यहां मत लिखना। आगे पहुंचो, के शंकर दयाल शर्मा, कुछ नहीं है, 25 जुलाई तक 5 साल बढ़िया कटे। के आर नारायणन टिक करो, पहले दलित राष्ट्रपति और ओल्डेस्ट लिख लो 77, ओल्डेस्ट जो बने सबसे बड़ी उम्र के 77 साल के। एपीजे टिक करना, 25 जुलाई 2002 से वैज्ञानिक मिसाइल कार्यक्रम। 3 किताबें बोलो एपीजे की, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया विजन 2020। किसने लिखी हैं तीनों किताबें? नेक्स्ट टिक करना, प्रतिभा पाटिल, 25 जुलाई 2007 से 12 पहली महिला राष्ट्रपति। एपीजे की टक्कर में एक औरत का नाम बताया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। किसकी बटालियन में थी वो? सुभाष चंद्र बोस। जिसने कितनी बटालियन बनाई थी? जिन्होंने 4, नेहरू, सुभाष, गांधी और लक्ष्मीबाई के नाम पे।
प्रणब मुखर्जी टिक कर लो, 25 जुलाई 12 से 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। क्या इनको भारत रत्न मिला था? 2019 का, लिख लो 19 का भारत रत्न। रामनाथ कोविंद टिक करना 25 जुलाई 17 से, अब कब हटेंगे ये? 24 जुलाई 2022। उम्मीद है अगर ये ठीक ठाक रहे, अगर ये खुद चाहेंगे तो शायद ये राजेंद्र प्रसाद के रिकॉर्ड के पास पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की और ये भी बीजेपी के। 24 में जाएगी सरकार, उससे पहले 22 में राष्ट्रपति बनेगा। तो अगर ये खुद चाहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी, देखना ये रिपीट हो जाएंगे। अगर ये फिजिकली फिट नहीं हुए और ये खुद मना करेंगे तो बात अलग है, क्योंकि अभी पीछे बाईपास सर्जरी हुई थी, कई बीमारियां घिर गए थे ये, तो हो सकता है ये राजेंद्र प्रसाद के करीब पहुंच जाए। अगर ये दोबारा बने तो कितने साल के हो जाएंगे? 10। लेकिन राजेंद्र को बीट कोई नहीं कर पाएगा, वो 12 साल के हैं। टिक कर लो। 14वें राष्ट्रपति, अब तक के सबसे ज्यादा 99% वोट डाले गए जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा। दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो पहला दलित कौन था? KR नारायणन। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं।